नमस्कार एवरीवन। सो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स अकाउंटेंसी में हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आगे। और प्रीवियस में हमने असेट्स तक पढ़ लिया था, लायबिलिटीज़, असेट, कैपिटल, ड्राइंग्स क्या होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो आगे हमारे पास जो टर्म्स हैं इसमें यहाँ तक आप देखें, असेट तक आपका हो चुका था। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे आज एक तो एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और गेन के बारे में। ठीक है, सो बात करें तो एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस आपने सुना होगा, बिजनेस में खर्चे होते हैं। ठीक है, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो बिजनेस के खर्चे हैं। और उन्हें हम कैसे डिफाइन करें, तो देखिए, एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट है, खर्चा है। किसी भी चीज़ को बनाने में या फिर सर्विस को प्रोवाइड कराने में जो खर्चा आपका लग रहा है वो कॉस्ट है, वो खर्चा है। तो कोई भी बिज़नेस, जब कोई बिज़नेस करता है तो वो जो एक गुड्स वगैरह बेच रहा है या गुड्स बना रहा है या फिर जो है सर्विसेज दे रहा है, तो उसमें जो भी उसका खर्चा होता है उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस इज़ योर कॉस्ट। ठीक है, अब फॉलोइंग आर द इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए। ये एक तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक तो ये टर्म हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जो चीज़ हमने बनाई कॉस्ट उसकी क्या लगी हमारे को। इसके अलावा हम लोग बिजनेस में रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट देंगे। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा। इसके बाद जो है असेट, डिफाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ सच असेट्स फॉर बिजनेस पर्पस, और डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई असेट खरीद रहे हैं या उस असेट को यूज़ कर रहे हैं तो असेट पर होने वाला खर्चे भी एक्सपेंसेस हैं। क्योंकि कोई असेट अगर हम परचेज़ करते हैं तो हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, और उस असेट को चलाने में, यूज़ करने में भी आपके खर्चे होंगे, तो उसे भी हम लोग एक्सपेंस कहेंगे। तो एक्सपेंस का सीधा सा मतलब है बिज़नेस रिलेशन में जो भी खर्चे लग रहे हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, और वो उसको किए बिना आप बिज़नेस नहीं कर सकते, तो वो सब आपके एक्सपेंसेस हैं। चाहे वो बिज़नेस को चलाने से रिलेटेड हो, चाहे वो गुड्स को परचेज़ करने से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस जो हैं कह सकते हैं कि गुड्स को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड हो, या गुड्स को आगे सेल आउट करने से रिलेटेड हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमने करा दिया, तो ये भी हमारा क्या है? एक्सपेंस है। अब हम बात करते हैं इनकम क्या है। अगला पॉइंट आ रहा है हम इनकम पर। तो इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू तो इज़ योर सेल प्रोसीड। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल। रेवेन्यू भी एक टर्म है जिसका मतलब है सेल करना। रेवेन्यू मतलब जैसे आपकी जो मेन इनकम है उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जैसे सपोज़ करो अगर आपका बिजनेस है नॉर्मली गुड्स वगैरह सेल आउट करना, तो गुड्स सेल आउट करने से जो पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कोई बिज़नेस सर्विस दे रहा है, सपोज़ करो जैसे मैं सर्विस दे रहा हूँ, और जैसे सपोज़ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे ट्यूशन पढ़ाने से बच्चों को इनकम मिल रही है, फ़ीस मिल रही है, तो वो मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू मीन्स सिंपली आपकी बिजनेस की मेन जो एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उससे जो आपको इनकम हो रही है, जो पैसा मिल रहा है, उसको हम रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, बट रिसिप्ट और इनकम अलग अलग है। तो वही समझा रहे हैं कि इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब जो गुड्स बेचने से पैसा मिलेगा उसको तो हम रेवेन्यू कहेंगे। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब जो गुड्स हमने बेचा, जितने में बेचा या हमें जितने का पड़ा, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सपोज अगर हमने मार्केट से 100 रुपये की चीज़ खरीदी, खरीदने के बाद 20 रुपये उस पर खर्च भी कर दिए, लाने करने के कैरेज वगैरह, भाड़ा वगैरह हमने दिया, तो 120 की तो हमको पड़ गई। अब 120 की चीज़ अगर मान लीजिए हमने 200 रुपये में बेची, तो हमारे लिए क्या है, वो 200 रुपये जो आ रहे हैं वो 200 हमारा सेल्स रेवेन्यू है। ठीक है, सो वो 200 हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया, 120 हमारा एक्सपेंस हो गया उस चीज़ को बनाने में या ख़रीदने में। अब 80 रुपीज़ क्या है?
तो वो 80 रुपीज़ को हम कहेंगे इनकम। ये प्रॉफिट नहीं है। 200 की चीज़ हमने 120 की चीज़ अगर हमने 200 में सेल आउट कर दी तो 80 रुपीज़ हमारे पास जो आ रहा है वो हमारा इनकम है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट निकालने के लिए तो भी बहुत से और खर्चे भी हैं जो हमें घटाने पड़ेंगे। जैसे सपोज़ उससे गुड्स को बेचने के लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक ऑफिस है, ऑफिस का किराया आ रहा है, मैंने कोई सेलिंग एजेंट लगा रखा है, उसको मैं कमीशन दे रहा हूँ, मेरा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा हो रहा है, ऑफिस का रेंट है, टेलीफोन एक्सपेंस है, पेट्रोल एक्सपेंस है। ये सारे एक्सपेंस जब मैं लेस कर दूंगा अपनी इनकम में से तब मेरा प्रॉफिट निकलेगा। तो पहले इनकम डिटरमाइन होती है और फिर प्रॉफिट डिटरमाइन होता है। तो प्रॉफिट तो लास्ट स्टेज है, ठीक है। सो किसी भी गुड्स को या सर्विस को देने में आपके जो खर्चे लगे वो आपकी कॉस्ट जो लगी वो आपका एक्सपेंस है। फिर वो सर्विस वो गुड्स आपने कितने में बेचा वो आपका रेवेन्यू है। और फिर जो डिफरेंस है कॉस्ट और या एक्सपेंस और रेवेन्यू का उसे हम इनकम कहते हैं, ठीक है। तो नीचे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि 4 लाख का गुड्स कॉस्ट का था हमारा, सोल्ड आउट कर दिया हमने 5 लाख रुपीज़ में, दिख रहा है आपको। तो सेल जो 5 लाख रुपीज़ आई ये तो रेवेन्यू है और जो कॉस्ट 4 लाख आई वो हमारा एक्सपेंस है। तो डिफरेंस जो 1 लाख रुपीज़ है यहाँ पर, ये 1 लाख रुपीज़ हमारे लिए क्या है, इनकम। तो इनकम इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला हो गया रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो देखो अब अगली टर्म आ रही है हमारे पास प्रॉफिट। एक मिनट पेन का थोड़ा हाईलाइटर बढ़ा देते हैं। चलिए तो अब अगला टर्म है प्रॉफिट। दिख रहा है 12 पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट है। ये हमारे पास आ गया, हम लोग प्रॉफिट पे आ गए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट से। इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस। ये एक्सेस है, इट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। मतलब जितने भी हमारे रेवेन्यू थे उस पर हमारे टोटल एक्सपेंस, टोटल का मतलब अब देखो ऊपर जो हमने इनकम में बात करी थी उसमें तो हमने सिर्फ क्या बात करी थी, जो एक्सपेंसेस उस गुड्स को या सर्विस को प्रोवाइड करने में हमारे लग रहे हैं। अब हमने बात करी कि जब प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट में हम लोग सारे एक्सपेंस बिजनेस के लेस कर लेंगे, हम ऑफिस के भी खर्चे लेस कर लेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी लेस कर लेंगे, एवरीथिंग जो भी आपके बिज़नेस में खर्चा लग रहा है वो सारे खर्चे आप बिज़नेस में क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, लेस कर लेंगे। तो जो उसके बाद आपका डिफरेंस बचेगा उसे हम लोग कहेंगे क्या, प्रॉफिट। और जब आप प्रॉफिट निकालेंगे तो उसके लिए टोटल रेवेन्यू लेना है, टोटल आपको जो भी रेवेन्यू हुआ टोटल एक्सपेंस आपको घटा देना है, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 13 पॉइंट है गेन। देखो गेन और प्रॉफिट वैसे एक ही टर्म है, गेन का मतलब भी फ़ायदा होता है और प्रॉफिट का मतलब भी फ़ायदा होता है, लाभ होता है। बट प्रॉफिट में लाभ टर्म आ जाता है और गेन में लाभ नहीं आता, फ़ायदा आता है। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कमाने का मतलब होता है कि हमारा इंटेंशन था प्रॉफिट कमाना, उस चीज़ में हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना ही था, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे प्रॉफिट। लेकिन किसी चीज़ में जब हमारा इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं था फिर भी हमें प्रॉफिट हो गया तो हम टर्म यूज़ करेंगे गेन। से एग्जांपल हमने कहा था जैसे असेट्स हैं, और असेट हमने बिजनेस में परचेज़ करी है, किसके लिए हमने असेट बिजनेस में परचेज़ करी है, बिजनेस में यूज़ करने के लिए। जैसे कोई मशीन है मान लीजिए, अब आपने मशीन जो परचेज़ करी है बेचने के लिए परचेज़ नहीं करी है, लेकिन आपके पास मशीन है, आप यूज़ कर रहे हैं। अब मान लीजिए मशीन ख़राब हो गई या मशीन आपके लिए यूज़लेस हो गई, तो अब आप इस मशीन को क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। अब सपोज़ करें मशीन को बेचने पर आपको प्रॉफिट हुआ, सपोज़ 1 लाख की मशीन आपकी 120 में सेल आउट हो गई, ऐसा होता है कभी कभी। तो अब उसे हम प्रॉफिट नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे गेन, ठीक है। तो मेनली गेन वर्ड जो हम यूज़ करते हैं, गेन वर्ड हम तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई असेट सेल आउट करते हैं और वो जो हमने चीज़ जो भी हमने बेची है
उसमें हमारा कोई इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं था, बेचते टाइम नहीं, खरीदते टाइम। जब हमने एसेट खरीदी थी, हमने बेचने के लिए खरीदी नहीं थी एसेट, हमने तो बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी थी। बट वो अगर उसकी कॉस्ट से ज़्यादा पर, उसकी वैल्यू से ज़्यादा पर बिक जाती है, तो फिर उसे हम कहेंगे वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए प्रॉफिट है या गेन है। ठीक है, तो प्रॉफिट टर्म हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस में, ऑर्डिनरी केस में, क्योंकि हम लोगों का बिजनेस, हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉफिट कमाना ही होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ से हमें प्रॉफिट हो जाता है जो इंसिडेंटल टू बिजनेस है, आप पढ़ के देखें, नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शन विच आर आइडेंटिकल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट, आइडेंटिकल टू द बिजनेस, विनिंग अ, मतलब बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में वो चीज़ नहीं होती, आइडेंटिकल है, कभी कभी हो जाती है, अचानक हो जाती है, इन इंटेंशनली होती है वो प्रॉफिट, तो उसे हम गेन करते हैं। जैसे नीचे एग्जांपल देखा, आपको दिख रहा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे आप, इफ़ अ बिल्डिंग कोस्टिंग 10 लाख इज सोल्ड फॉर रुपीज़ 12 लाख, 10 लाख की बिल्डिंग 12 लाख में बेच दी, 2 लाख विल बी द गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, 2 लाख रुपीज़ का जो है हमें क्या है, गेन है बिल्डिंग बेचने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉस। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रॉफिट समझ में आता है तो लॉस भी आता है, कि अगर हमने कोई चीज़ सेल आउट करी और सारे एक्सपेंस हमने लेस कर लिया, हमारी सारी टोटल रेवेन्यू जो इनकम आई थी हमारे पास उसमें से रिजल्ट नेगेटिव है, मतलब हमारे को हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए और हमारा रेवेन्यू कम है, तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है, और ये लॉस तभी होता है जब बिजनेस में एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। अगला टर्म है परचेज। परचेज का बहुत सिंपल सा मतलब, परचेज मतलब होता है खरीदना। द टर्म परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर परचेज ऑफ गुड्स। बट यहाँ ध्यान रखना है कि हम लोग परचेज टर्म को यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ जब हम गुड्स परचेज करेंगे। हम मशीन परचेज करेंगे, मशीन असेट है, तो हम वहाँ टर्म असेट यूज़ करेंगे, मशीन ही यूज़ करेंगे। हम अकाउंट भी मशीन के नाम से ही खोलेंगे। लेकिन जब हम गुड्स खरीदेंगे तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग, जैसे हमने कहा रिकॉर्डिंग होती है अकाउंट में, तो उसका पूरा रिकॉर्ड परचेज अकाउंट के नाम से रखा जाएगा। क्योंकि हम परचेज टर्म, या आगे है सेल्स टर्म, आप देख रहे होंगे 16 पॉइंट पर सेल्स टर्म, तो परचेज टर्म यूज होगी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इसी तरह सेल टर्म यूज होगी फॉर द सेल ऑफ गुड्स ओनली। इफ वी आर सेलिंग एनीथिंग एल्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स, देन वी कैन नॉट यूज द टर्म सेल्स, वी विल यूज दैट टर्म विच वी आर सेलिंग। जो हम बेच रहे हैं वो टर्म हम यूज़ करेंगे। जैसे हमने कहा मशीन बेच दी तो हम बोलेंगे हमने मशीन बेची, लेकिन हमने कहा गुड्स बेचा तो हम बोलेंगे हमने सेल किया। और जो एंट्री है, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, वो भी सेल्स अकाउंट में ही होगा। ठीक है, इसी तरह अब आगे टर्म है परचेज। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब क्या है, अगर हमने खरीदा हुआ गुड्स वापस लौटा दिया सामने सप्लायर को, तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। इसी तरह अगर बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया तो उसे हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो अब आगे लेते हैं नेक्स्ट टर्म्स। एक टर्म है लास्ट में आपको दिख रहा होगा 17 पॉइंट, दैट इज स्टॉक। स्टॉक जो है, स्टॉक क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, स्टॉक का मतलब क्या है। आपने जो गुड्स खरीदा पूरा सेल आउट नहीं हुआ, तो जो सेल आउट नहीं हुआ, जो गुड्स आपके पास बच गया, उसे हम कहते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब है द गुड्स हेल्ड विथ यू इन योर गोडाउन, इन योर स्टोर, इन योर शॉप, विच रिमेन्स अनसोल्ड। जो अनसोल्ड रह गया उसे हम स्टॉक कहते हैं। तो द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग एंड विच आर lying अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, जो अनसोल्ड रह गई है उसे ही हम गुड्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 19 टर्म आ रही है, वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या है। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है जिन लोगों से हमें पैसा लेना है बिजनेस टर्म्स में, ये ट्रेड रिसीवेबल नाम की टर्म आपको दिख रही होगी। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है बिजनेस में जिन लोगों से पैसा लेना है उसे हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल refers to the amount receivable on amount of sale of goods or services।
जो गुड्स आपने बेचा है, जो सर्विस आपने दी है, उसमें से जो उसका जो पैसा आपको मिलना है उसी को आप ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे। और उसमें हम टर्म यूज़ करते हैं डेटर्स। जैसे सपोज़ एक पर्सन है राम, राम को हमने गुड्स सेल आउट किया उधार पे। डेटर हमने टर्म पहले भी बात करी थी, बहुत कॉमन टर्म है बिजनेस में काम आने वाली, इसे हम कस्टमर भी कहते हैं। डेटर को आप कस्टमर कहते हैं, लेकिन कस्टमर तो वो भी होते हैं जिन्हें हम कैश में सेल आउट करते हैं, बट डेटर टर्म हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिन्हें हम कैश में सेल आउट नहीं करते हैं। उधार पे बेचा है आपने, क्रेडिट पे बेचा है और उससे हमें पैसा मिला नहीं है अभी तक, पैसा लेना है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा डेटर। पर्सन से रिलेशनशिप क्या बनेगी कि आप मेरे डेटर हैं, ठीक है। इसी तरह एक टर्म होता है क्रेडिटर। अगर आपने उधार पे ख़रीदा है, आपको पैसे देने हैं, तो आप बोलेंगे क्रेडिटर, आप मेरे क्रेडिटर हो। तो लेना है तो डेटर, देना है सामने वाले को तो पर्सन कहलाएगा हमारा क्रेडिटर, सप्लायर, ठीक है। अब क्योंकि ये सब बिजनेस टर्म्स में होता है, डेटर बिजनेस में बनेंगे तो ट्रेड मतलब बिजनेस हो गया। ट्रेड का मतलब यहाँ पर कि जो व्यापार हम करते हैं, जो लेन देन हम करते हैं, उसमें जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल मतलब होता है जिनसे जो पैसा आना है, रिसीवेबल्स जिनसे पैसा लेना है। तो ट्रेड में जो बिजनेस में पैसा रिसीव करना है, लेना है, वो कहलाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने कोई गुड्स या सर्विस उधार पे दी है तो पैसा हमें उसका लेना है, और जिस पर्सन से हमें लेना है उसे हम डेटर कहते हैं। एक टर्म और है बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल का मतलब होता है, जैसे कई बार होता है कि सामने वाले से हमें पैसा नहीं मिला, डेटर से पैसा नहीं मिला, चेक मिल गया, तो चेक की तरह ही एक होता है बिल, बिल्स रिसीवेबल। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। इसमें एक बिल को भी मान लीजिए एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है कि सामने वाला हमें पैसा नहीं दे रहा लेकिन प्रॉमिस करके दे रहा है, एक नोट हमें दे रहा है, एक एग्रीमेंट हमसे कर रहा है कि ठीक है टाइम पर मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो हमें सामने वाले से अगर बिल मिल गया, पैसा नहीं मिला, तो अब हमें आगे पैसा उस बिल का मिलेगा, तो उसे भी हम ट्रेड रिसीवेबल कहेंगे क्योंकि उस बिलों का पैसा भी हमें लेना है। इट इज़ लाइक सिंपल लाइक चेक। चेक मिल गया मान लीजिए, लेकिन चेक का पैसा अभी चेक पोस्ट डेटेड है, पुरानी डेट, आगे की डेट का लिखा हुआ है, तो अगर आगे की डेट का तब तक हम चेक लगा नहीं सकते बैंक में, तो तब तक वो चेक भी हमारे लिए एक तरीके का ट्रेड रिसीवेबल है क्योंकि हमें उसका पैसा लेना है, ठीक है। तो इस चेक की तरह ही होता है बिल्स रिसीवेबल। इसी तरह होते हैं बिल्स पेबल, जिन बिलों का पैसा हमें फ्यूचर में देना है, हमने भी सामने वाले को अगर बिल उसके एक्सेप्ट कर लिए है, उसको बिल दे दिए हैं, तो ये हमारे लिए बिल्स पेबल कहलाएगा और ये भी ट्रेड पेबल्स में आएगा। तो ट्रेड पेबल्स में भी दो चीज़ें हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ट्रेड रिसीवेबल में भी दो चीज़ें हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म है गुड्स। बहुत बार हमने गुड्स वर्ड्स यूज़ किया है, लेकिन गुड्स का मतलब क्या है, गुड्स एक्चुअली क्या है। जैसे सपोज़ अगर हमने बिज़नेस में मशीन परचेज़ करी, तो मशीन को आप गुड्स कहेंगे क्या? गुड्स का मतलब है जो परचेज़ किया जाता है फॉर विद द इंटेंशन ऑफ सेल। मतलब जिस चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में आप जो चीज़ खरीद रहे हो बेचने के लिए, तो वो आपका गुड्स है। समझ में आ रही बात कि नहीं? जो चीज़ हम बिज़नेस में परचेज़ कर रहे हैं फॉर द सेल इज़ योर गुड्स। तो जैसे सपोज़ करो एक फ़र्नीचर का शोरूम है तो फर्नीचर वाले के लिए वो फर्नीचर जो है वो गुड्स है, क्योंकि वो काम सा काम क्या उसको बेचेगा। जबकि अगर हम लोग बात करें तो हमारे लिए वो बिज़नेस में हमने ख़रीदा है नॉट फॉर सेल, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारी एसेट बन जाती है। तो गुड्स वही होता है जिसे हमने परचेज़ किया है सेल के लिए। अगली टर्म है कोस्ट। कोस्ट का मतलब है टोटल एक्सपेंस जो हमारे किसी चीज़ को बनाने में, प्रोडक्शन करने में या सर्विस देने में आए, तो उसे हम लागत कोस्ट कहते हैं। टोटल उसका, उन खर्चों का हम कहेंगे कि हमारी इतनी कॉस्ट आई है इस चीज़ को प्रोड्यूस करने में या इस सर्विस को देने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑलमोस्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हो गई हैं। अगली टर्म है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट। देखो किसी भी चीज़ को जब आप बिज़नेस में रिकॉर्ड करोगे, तो जैसे आपको कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करना है, तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना। तो एविडेंस क्या है? बिल, इनवॉइस। तो उन उन सोर्स डॉक्यूमेंट्स को जिनकी हेल्प से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो वाउचर है। जैसे सपोज आप बैंक में जाते हैं और बैंक में जाकर आप लोग जो है बैंक में अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, तो उसके लिए एक रिसिप्ट आप फाइल करते हैं कि इतना रिसिप्ट में हमने भर दिया, ये अकाउंट नंबर है, ये अमाउंट हम जमा करा रहे हैं। तो ये जो अमाउंट हम जमा करा रहे हैं, इसकी एक रिसिप्ट हमने बैंक को या बैंक के एम्प्लॉय को दी, उस फिर पैसा दिया, उसने जमा किया। अब वो जो बैंक वाला है उस ट्रांजेक्शन को आपके अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा, तो रिकॉर्ड करने के लिए उसके पास जो एविडेंस है वो आपके द्वारा भरी हुई वो स्लिप है।
तो स्लिप क्या हो गई, वाउचर। इसी तरह हम बिज़नेस में जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो परचेज़ करते हैं तो बिल लेते हैं, सेल करते हैं तो बिल देते हैं, क्या है, वाउचर। कुछ ट्रांजेक्शन का बिल नहीं बनता, जैसे एक्सपेंसेस कुछ ऐसे हमारे बिजनेस में हो रहे हैं छोटे मोटे, उनका वाउचर नहीं बनता, तो बिल नहीं बनता, तो उसके हम लोग एक प्रिंटेड सेपरेटली वाउचर भी मार्केट में मिलते हैं, वाउचर खरीद सकते हैं और उसमें उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि उसका फ्यूचर में एक डॉक्यूमेंट बना रहे, एक एविडेंस बना रहे कि ये ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस में हुआ है। ठीक है। अगला टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट एक रिबेट या छूट, अलाउंस होती है जो हम सेलर या बायर को देते हैं। ठीक है। तो दो तरह का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम लोग जो है कस्टमर को एक फ़िक्स परसेंटेज गुड्स की एमआरपी प्राइस पर देते हैं, तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आप एक डीलर हो, आपने कोई चीज़ यहाँ आप एक रिटेलर हो और आपने अपने किसी होल सेलर से कोई चीज़ परचेज़ करी आगे बेचने के लिए, आप बिज़नेस यही करते हैं, खरीद के बेचते हैं। तो अब उस चीज़ जो आपने खरीदी है, सपोज़ की एमआरपी 100 रुपीज़ है, तो क्या आपने 100 में खरीदी होगी और क्या आप आगे 100 में बेचोगे? अगर आप 100 में खरीद के 100 में बेचोगे कस्टमर को आगे, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो सामने वाला जो जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो होलसेलर है, वो आपको कहता है कि भाई एमआरपी 100 है, लेकिन हम आपको 100 में नहीं देंगे, हम आपको इसमें 20% लेस करके देंगे। जैसे आपको 100 की चीज़ 80 की मिल जाएगी। अब उसको आगे आप कस्टमर को 100 में बेचें, जैसा भी मार्केट में ट्रेंड है, 100 में बेचें, 90 में बेचें, मतलब आप भी कस्टमर को 10% डिस्काउंट दे दें। तो सच काइंड ऑफ डिस्काउंट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। अधिकतर ये डिस्काउंट किसको मिलता है, दुकानदार को मिलता है, रिटेलर को मिलता है, या कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को मिलता है, होलसेलर से रिटेलर को मिलता है। सबको एक परसेंटेज लेस करके मिलता है एमआरपी में से, और सभी लोग उस परसेंटेज में ही कमाते हैं। अगर मैंने 100 रुपये की चीज़ 100 में बेच दी तो मुझे क्या फ़ायदा, एमआरपी 100 रुपये तय कर रखी है, लेकिन मुझे 100 में नहीं मिलेगी, मुझे मिलेगी सपोज 70 में, 80 में, 90 में। तो वो मेरा जो डिफरेंस मुझे कम मिल रहा है वो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है। अब मैं कस्टमर को आगे उसको 100 में दे सकता हूँ, 95 में दे सकता हूँ, 90 में दे सकता हूँ। तो अगर मैं कस्टमर को भी आगे ये ऑफर दे रहा हूँ तो वो ट्रेड डिस्काउंट। एक फिक्स परसेंटेज जब गुड्स की एमआरपी में से घटा दिया जाता है, वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ठीक है। कैश डिस्काउंट, ये कैश जल्दी लेने के लिए होता है, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। जैसे मान लीजिए मैंने डेटर को बोला कि पैसा दे दो, मैंने आपको गुड्स बेच दिया, तो डेटर ने कहा कि मैंने आपको जो है 1 महीने बाद पैसा दूंगा। मैंने किसी को उधार पे गुड्स बेचा, उसने कहा 1 महीने बाद पैसे ले लेना। मैंने उसको ऑफर डाल दिया सामने से कि एक काम करो, आप मुझे 2%, 3%, 5% लेस करके आज ही पैसा दे दो। अब सामने वाला अगर उसको एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो इस तरह के डिस्काउंट को हम कहेंगे कैश डिस्काउंट, कि मैंने जो उसको दिया वो कैश डिस्काउंट है। क्योंकि कैश लेने के लिए जो मैंने उसको डिस्काउंट दिया, या कैश देने के लिए उसको जो डिस्काउंट मिला, उसे हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट टर्म हम तभी यूज़ करते हैं जब कैश का जल्दी पेमेंट लेना या देना होता है, तो उसमें लिए जो सामने वाले को हम डिस्काउंट देते हैं उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है। जीएसटी के बारे में हम आप सब जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला जो टैक्स होता है उसे जीएसटी कहते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। बैड डेब्ट्स एक टर्म होती है। बैड डेब्ट्स का मतलब होता है जो पैसा आपका डूब गया, जैसे आपके डेटर हैं, आपको पैसा नहीं दे पाए टाइम पर, तो जो पैसा आपका डूब गया मतलब अब वो मिलेगा ही नहीं, वो सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया। अगले टर्म देखो, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो गया, उसका दिवाला निकल गया, उसके पास कुछ भी नहीं देने के लिए, कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, जो तो पैसा आपका डूब गया बिजनेस में जो नहीं मिलेगा उसे हम कहते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है। नीचे एक टर्म आ रही है रेवेन्यू। रेवेन्यू के बारे में बात कर चुके हैं। जो बिजनेस में गुड्स हम लोग सेल आउट करते हैं, सर्विस हम देते हैं, जो पैसा हमको मिलता है वो हमारा रेवेन्यू है। तो इतना आपके लिए बहुत है, इतना आपको पढ़ना है। जितनी लगभग बेसिकल टर्म है काम आएगी ऑर्डनरी स्टडीज़ में हमारी, वो ऑर्डनरी सारी टर्म्स हमने कर लिए हैं, और इसके अलावा कुछ स्पेशल टर्म आएंगी तो उस टाइम हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम करते रहेंगे। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे का चैप्टर हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच।